निर्णय लिया कि वो चुनाव में हिस्सा लेने को तैयार है। उसको रोकने के लिए ये कहकर कि हिंदुस्तान से जो भी अलग होने की बात करता है उसे ये हक नहीं है कि वो चुनाव में भी लड़ सके, और उसको जेल में, मतलब उसके ऊपर पाबंदी है और वो एक अपराध है। लिहाजा 1967 में ये कानून लाकर प्लेबिसाइट फ्रंट को चुनाव में हिस्सा लेने से रोक दिया गया। तो आप धीरे धीरे डेमोक्रेटिक जो तरीके से लोग अपनी बात को लेकर लड़ रहे थे, मनवाना चाहते थे, एक शांतिपूर्ण तरीके से जिसका हल निकालना चाहते थे, उसके आप धीरे धीरे रास्ते बंद कर दिए। और ये सिलसिला 1986 तक चला। 1986 का चुनाव होता है, उस चुनाव में जो जीतते हैं उनको हरा दिया जाता है। उसके बाद इन 40 सालों के बाद कश्मीरी अब ये तय करते हैं कि हमारे सामने अब कोई डेमोक्रेटिक तरीका बचा ही नहीं, हमारे सामने कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं गया। लिहाजा तब वो बंदूक की सोच है, उसके पहले नहीं। लोग कभी पागल नहीं होते हैं, बंदूक की बात बहुत देर के बाद वो सिर्फ सोचते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। और ये केवल हिंदुस्तानियों की नहीं, तमाम लोगों की बातें हैं। जहां डेमोक्रेटिक ऑल्टरनेटिव्स या रास्ते मौजूद हैं, वहां लोग उन रास्तों को ही चुनते हैं। जब आप वो रास्ते बंद कर देते हैं, तभी वो बंदूक की बात उनके दिमाग में आती है और उसे वो गंभीरता से लेते हैं। और जो बंदूक की बात करते हैं, उनकी बात को वो गंभीरता से लेना शुरू करते हैं। सिलसिला 1990 का जो शुरू हुआ, जिसमें सैन्य दमन आज भी चालू है, उसकी शुरुआत यहां से होती है। ये बैकग्राउंड है, ये संक्षिप्त में मैं आपको बता रहा हूं। इसके बड़े उतार चढ़ाव है, लोगों ने बहुत झेला। जब शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया था, उसके बाद जब हजारों लोग सड़कों पर आ गए थे, उनको उसी क्रूरता के साथ और बर्बरता के साथ कुचला गया। उनके मुंह बंद कर दिए गए, उनके घर जला दिए गए, उन्हें जेलों में ठूस दिया गया, फर्जी मुकदमे लाद दिए गए और फिर लड़ते रहे। और मुकदमे का तो बात आप जानते हैं, अगर किसी के खिलाफ फर्जी भी मुकदमा दर्ज हो जाए, किसी आपराधिक फर्जी अपराध में, उसका घर बर्बाद हो सकता है, उसको अपनी जमीन भी शायद बेचनी पड़ती है। और ये केवल एक के साथ नहीं, हजारों के साथ हुआ। और ये केवल कश्मीर में नहीं, ये सही है, ये हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हुआ है और आज भी चालू है, आज भी चालू है। ये सिलसिला वहाँ 1953 के बाद शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के बाद हुआ। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने बंदूक नहीं उठाया कभी, वो फिर भी लड़ते रहे। उनके संघर्ष के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, किसी ने बताया नहीं। कुछ थे लोग जिनमें हिम्मत थी, उन्होंने इस बात को उठाया। जयप्रकाश नारायण, मृदुला साराभाई थे लोग जिन्होंने उठाया। अशोक मेहता, उनमें हिम्मत थी सच्चाई को कहने की, और उनकी बात सुनने वालों की तादाद ज्यादा थी आज के मुकाबले में। आज इस तरह के लोग आपको नजर नहीं आते, लेकिन उनकी बात को भी नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने बार बार इस बात की हिदायत दी कि अगर आप आज नहीं सुलझाएंगे तो ये बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। किसी ने सुनी नहीं। आज ये स्थिति फिर 90 तक जब हम पहुंचते हैं, तो 90 का होना, ये कहना चाहिए कोई अकस्मात, कोई आकाश से नहीं टपका, ये कोई पाकिस्तान से भेजा हुआ वो नहीं। वहां परिस्थितियां ऐसी बनाई गई जहां के लोगों के सामने और कोई रास्ता आपने नहीं छोड़ा। और तब से ये सिलसिला 1989-90 से ये सिलसिला शुरू होता है, जो आज भी चालू है। कश्मीर को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दिया जाता है, आसपा लाद दिया जाता है, सेना को तैनात किया जाता है, अर्धसैनिक बलों को बुलाया जाता है, पुलिस में भर्ती बढ़ा दी जाती है, सेना में लोकल लोगों की भर्तियां होती है, अर्धसैनिक बलों में लोकल लोगों की भर्ती की जाती है। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना था कि बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी है जम्मू कश्मीर में, लोगों को रोजगार देने का मामला है, हम और कहीं तो रोजगार दे नहीं सकते हैं, लिहाजा इनको भर्ती कराओ, जिससे इनका इस्तेमाल अपने ही लोगों के खिलाफ किया जा सके।
ये आज बस्तर में भी हो रहा है, आसाम में भी हुआ है, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ये होता रहा है। कश्मीर अकेला नहीं है इस मुद्दे पर, लेकिन कश्मीर में ये बहुत आगे है। आज भी नरेंद्र मोदी जी अभी अगस्त में ऑल पार्टी मीटिंग के बाद उनका जो आखिरी वक्तव्य था, उस वक्तव्य में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हम रोजगार ला रहे हैं और 10,000 लोगों को पुलिस और सेना में और अर्धसैनिक बलों में रोजगार मिलेगा, अपने ही लोगों के लिए के खिलाफ इस्तेमाल के लिए। वो जो सिलसिला 90 से शुरू होता है अभी तक खत्म नहीं हुआ। मिलिटेंट्स की संख्या एक वक्त 20,000 तक पहुंच गई। वो अब कम हो गई भाई। 2015-16 में तो सब कहने लगे थे कि अब 100-150 के करीब मिलिटेंट्स रह गए। इन्फिल्ट्रेशन जो कभी हजारों की संख्या में होता था, जो ट्रेनिंग लेकर आते थे, हजारों की संख्या में होता था, अब 50, 60, 64 उसको लेकर इतना बवाल मच जाता है। मानो हिंदुस्तान में 64 लोग घुस आए तो तबाही मच जाएगी। जब हजारों लोग आ रहे थे तब तबाही नहीं मची, 64 आएंगे तब तबाही मच जाएगी। 150 मिलिटेंट बाकी हैं। घबराहट ज्यादा है आज। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अब इन्फिल्ट्रेशन की जरूरत नहीं, उन्हें ट्रेनिंग के लिए जाने की जरूरत नहीं। इस पिछले 27 साल में कश्मीरी जिन्होंने बंदूक नहीं उठाई थी 40 साल तक, अब उन्हें पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है बंदूक की ट्रेनिंग के लिए और न बंदूक लाने के लिए। वो उधर ही छीन कर अपना काम चला रहे हैं, क्योंकि वो समझ गए हैं कि उन्हें अपने ही पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। तब्दीली यहां आई है। तो जब एम के नारायण लिख रहे हैं कि होम ग्रोन है, ये लश्कर और जैश वाले नहीं हैं, इसीलिए लिख रहे हैं कि उन्हें जाने की जरूरत नहीं है। आज वो तमाम चीजें उनके पास, आज आपने वो पूरे हालात ऐसे बना दिए हैं कि उनके पास वो सारे रास्ते घर में मौजूद हैं। और आज ये 150 जो है ना, इन्होंने हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया है। एक बुरहान वानी ने हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया है। कमाल की चीज है, कमाल की शख्सियत है उसमें। 24 साल की उम्र में उसकी मौत हुई। उसके फादर कहते हैं, उसके वालिद साहब कहते हैं कि एक वक्त था बचपन में कि वो कभी कभी कहता था कि मैं सेना ज्वाइन करना चाहता हूँ, भारतीय सेना। तो मिलिटेंट बन गया। हमने बनाया है ना, हिंदुस्तानियों ने बनाया है। ये केवल हुक्मरान इसके लिए जिम्मेदार है नहीं, हम सब इधर जिम्मेदार हैं। हम सब ने कश्मीर की अनदेखी कर कर ये स्थिति पैदा करी है, जहाँ की बच्चों को आज उनका मानना है कि उनको अगर जिंदा रहने का फिक्र नहीं है, उनको ये है कि आज अगर हम नहीं लड़े, ये आखिरी लड़ाई है, और ये आज अगर हम नहीं लड़े तो हम कभी भी आज़ाद नहीं हो पाएंगे। हम कभी भी आज़ाद नहीं हो पाएंगे और मरने को तैयार है। उन्हें किसी और से प्रेरणा की जरूरत नहीं है। वो प्रेरणा के स्रोत उनकी अपनी जमीन में, अपने बीच में, अपने लोगों के बीच से वो पा रहे हैं। इसीलिए बुरहान वानी जुलाई 8 को मारा गया। और देखिए किस तरीके से पूरे कश्मीर में लोग खड़े हो गए। 2 लाख लोग। त्राल में जो इलाका है जहां का वो था बाशिंदा, उसके फातिहा के लिए 2 लाख लोग जमा हुए। इन तमाम इसके बावजूद कि वो पूरा त्राल के पास सेना के कैंप्स हैं, बीएसएफ के कैंप्स हैं, सीआरपीएफ के कैंप्स हैं, पुलिस स्टेशन हैं, लोगों को रोक नहीं पाए। 40 से ज्यादा बार लोगों ने फातिहा किया। एक मिलिटेंट्स की आज जो पहचान है एकदम अलग है, एकदम अलग है। और इसकी वजह ये है, ये इनके अपने बच्चे हैं।
ये इनके अपने हैं, इन्हें किसी ने बरगवा कर नहीं भेजा है। अपनी हालातों से ही जूझते हुए ये समझे हैं, अब पढ़े हैं और उस यूनिवर्सिटी से इन्होंने तालीम हासिल की है, जिंदगी की यूनिवर्सिटी से इन्होंने तालीम हासिल करके ये समझे हैं। और देखिए इनका दर्द, और देखिए इनकी, समझिए इनकी शख्सियत को समझिए। इसके बावजूद वो फैनाटिक नहीं है, फैनाटिक नहीं है। कितनी बड़ी चीज है, कद्र करने की बजाय हम उनको गालियां दे रहे हैं कश्मीरियों को। आज हम बात करते हैं कि कश्मीर को बचाने के लिए हम जंग करेंगे। अरे अपने लोगों को तो आप जीत नहीं सके, अब दूसरों पर फतेह करने की बात कर रहे हैं। वो कैसी फौज, वो कैसे अर्धसैनिक बल, वो कैसी पुलिस जो अपने ही लोगों को का दमन कर कर उसको मेडल्स हासिल कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। अरे जो फौज दुश्मन से लड़े उसकी तो बात एक है, उसकी तो हम कद्र करेंगे, लेकिन जो अपनों से लड़े, हम अगर चुप रहे उनकी जातियों को लेकर, तो हम उतने ही जिम्मेदार हैं जितने कि जिन्होंने वो जुल्म और जातियां की। इस बात को आप समझ लीजिए। हमारी खामोशी, हमारी चुप्पी ने इन लोगों को मौका दे दिया है ये कहने का कि सारे हिंदुस्तान के लोग इनके साथ हैं। मानो सारे हिंदुस्तानी ये चाहते हैं कि लोगों की आंख फोड़ दी जाए, लोगों को मार दिया जाए, औरतों के साथ बदसलूकी या बलात्कार किया जाए और उनके साथ टॉर्चर किया जाए। कोई मानने को तैयार होगा? किसी भी सभ्य समाज में बैठकर आप कह दीजिए ये बात, कोई हिंदुस्तानी कह दे, मैं मान जाऊंगा। वहां शर्म से हम अपने आप को शर्मिंदा महसूस करेंगे, हम कह नहीं सकेंगे ये सब बातें। लेकिन घर में बैठकर चुप्पी में कहना है जो किया बहुत बढ़िया किया और मार डालो, सब खत्म कर डालो, ये बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, जो सुनने वाले हैं वो जो सुन लेते हैं बगैर कुछ कहे, वो उतने जिम्मेदार हैं जो कि सुना रहे हैं उनको। अरे बोलो उनको कि आप समझते भी हो क्या बात कर रहे हो, आप में अकल भी है। मूर्खों के बादशाह हैं ये लोग, इनको समझ भी है कि क्या मतलब होता है अपने लोगों के खिलाफ दमन करने का, कि आप उन्हें उस जगह, उस मुकाम तक ले जाते हैं जहां आप उन्हें मजबूर करते हैं बंदूक उठाने। साथियों, कश्मीर का मुद्दा केवल कश्मीरियों को बचाने के लिए नहीं है, हमें अपने आप को बचाने के लिए सोचना होगा। ये हमसे जुड़ गया है मुद्दा, चाहे ना चाहे। और मैं केवल इसलिए बात नहीं करता हूं कि ये जो कानून लाते हैं, कहते हैं जैसे टाडा आया पंजाब के खालिस्तानियों के नाम पर, पोटा आया किसी और आतंकवादियों से लड़ने के नाम पर, लेकिन उसका इस्तेमाल किसके खिलाफ होता है ये हम सब जानते हैं। टाडा आया, उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल पंजाब में नहीं हुआ, गुजरात में हुआ या झारखंड में हुआ या मुसलमानों के खिलाफ हुआ। पोटा आया, कहा कुछ और गया, वही हाल है। आप जब 1958 में आ रहा था, उस वक्त हमारे पास संसद में गोविंद बल्लभ पंत जो उस वक्त गृह मंत्री थे, उन्होंने ये कहा था बड़े फख्र के साथ कि ये एक टेम्पररी एक्ट है, केवल नागा हॉस्टाइल्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। आज ये हिंदुस्तान के 7 नहीं 8 राज्यों में है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में है, नागालैंड में 1958 के बाद से है, मणिपुर में 1970 से है, कश्मीर और आसाम में 1990 से चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। तो ये बात केवल कानून की नजर से नहीं है, कानून का तो है कि वो इस तरीके से सख्त कानून लेकर आएंगे जिसका कि इस्तेमाल ले लेकर हम लोगों के खिलाफ होगा। ये पैलेट गन जो इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदुस्तान के किसी अन्य इलाके में नहीं किया जाता है। अभी दिल्ली के भी नजदीक हरियाणा में फरवरी में 5 दिन की अराजकता रही, जाट आंदोलन के नाम पर
खून खराबा हुआ, दुकानें घर तबाह कर दिए गए, औरतों के साथ बलात्कार और बदसलूकी हुई। वहां ना पुलिस थी, न सेना थी, न कोई था, और पैलेट गन तो नदारत था। हम अपने लोगों के खिलाफ कहते हैं ना, नहीं इस्तेमाल करेंगे, वो तो गैर है इसलिए इस्तेमाल करेंगे। दुनिया के किसी और मुल्क में पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं होता है पुलिसिंग के लिए, किसी और मुल्क में। इजराइल ने किया था फिलिस्तीनियों के खिलाफ, लेकिन इजराइल ने भी छोड़ दिया उसका इस्तेमाल। कमाल की बात है, जिस इजराइल से ये आरएसएस बीजेपी वाले प्रेरणा लेते हैं, अरे यार उनसे तो अक्लमंदी सीखो, लेकिन मूर्ख तो मूर्ख ही रहेंगे। लेकिन कश्मीर में इसका इस्तेमाल आज बेधड़क चल रहा है, और वहां के हाई कोर्ट ने तो कह दिया कि इसका इस्तेमाल लाजमी है, क्योंकि इसके बगैर कानून व्यवस्था नहीं बनाए रख सकते। दोस्तों, ये पैलेट गन अब धीरे धीरे हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल में आएगी। एक बार वहां वैध करार कर दी जाती है तो इसका इस्तेमाल बाकी जगह भी होने लगता है। और ये मत सोचिए बजरंग दलियों और उन गुंडों के खिलाफ किया जाएगा, ये अपने जैसे लोगों के खिलाफ किया जाएगा, ये मजदूरों के खिलाफ किया जाएगा, ये किसानों के खिलाफ किया जाएगा, ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ किया जाएगा, आदिवासियों के खिलाफ किया जाएगा, दलितों के खिलाफ किया जाएगा, औरतों के खिलाफ किया जाएगा। 50% जो आबादी है। ये मत सोचिए कि ये सिलसिला केवल कश्मीर तक में नहीं, ये फैलेगा। इन्हें एक बार वैध करार कर दिया गया है तो इसका इस्तेमाल वो कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन ये केवल कानून और पैलेट गन का और मरने मारने का की बात नहीं है, इससे भी बड़ी बात है कि कश्मीर से हमारे अस्तित्व से जुड़ गई है, हमारे लोकतंत्र के अस्तित्व से जुड़ गई। और इसके बारे में थोड़ी सोचने की जरूरत है कि कश्मीर के लिए खड़े होने का मतलब केवल इसलिए नहीं कि कश्मीरियों से आपको अगाव प्रेम होना चाहिए। हमें सब हिंदुस्तानियों से प्रेम है। कश्मीर में जो हो रहा है वो डायरेक्टली हमें इम्पैक्ट करता है, केवल कानून और कानून व्यवस्था के लिए नहीं, लेकिन और भी मुद्दे हैं जो इससे जुड़ जाते हैं। वो क्या है, इसकी तरफ थोड़ी सोचने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर हमारा लोकतंत्र क्या है? हमारे लोकतंत्र को खोखला तो किया जा रहा है, लेकिन आज अगर किसी भी राज्य में 27 साल तक आप किसी फौज को रखेंगे और सैनिक बलों को रखेंगे, तो वो वहां से जब लौट कर आएगी, भाई 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती हुए और जिन्होंने यूरोप में जाकर लड़ाई लड़ी, वो जब लौट कर आए तो वो एक अन्य सोच के साथ आए। उनकी सोच बदल चुकी थी। नस्लवाद के खिलाफ उन्हें लगने लगा था कि ये नस्लवाद तो नहीं है, हम उतने ही अच्छे हैं, हम उतने ही बहादुर हैं जैसे कि कोई और। और उनकी सोच में भी एक परिवर्तन आया था, प्रोग्रेसिव सोच के साथ हुआ। कदर पार्टी की शुरुआत इसी यहीं से शुरू हुई। जो भगत सिंह के, शहीद भगत सिंह के जो प्रेरणा स्रोत थे वो यहीं से आए, इन्हीं लोगों से आए। लेकिन आज जब अपने ही सैनिक बलों का इस्तेमाल अपने ही लोगों के खिलाफ करते हैं, वो जब लौट के जाएंगे तो वो किस सोच के साथ जा रहे हैं, उनकी सोच क्या बन गई है, वो किस मानसिकता के साथ लौटेंगे, और उस फौज को क्या हो रहा है भीतर से, इसके बारे में भी सोचने की जरूरत है। दूसरी बात, कश्मीर में जो हुआ बाकी हिंदुस्तान से में जो हो रहा है उसे भी जोड़कर देखने की जरूरत है। 2.5 साल से जो आरएसएस बीजेपी की हुकूमत आने के बाद ये जो एक तांडव चल रहा है ना, और जिसमें बीफ बैन को लेकर एक
लोगों को बरगलाया जा रहा है, जगह जगह उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही, खाने से लेकर डाइनिंग, व्यापार, छोटे किसान जो कि आज बेच नहीं सकते हैं अपनी गाँव जो अपनी गाँवों को बेच नहीं सकते हैं, एक बार वो दूध देना बंद कर दें, उनके लिए भी एक आफत आ गई है, क्योंकि उसके लिए खर्चा बढ़ जाता है। और इतनी गौशाला तो आप कभी कर ही नहीं सकते हिंदुस्तान में, क्योंकि अगर आप पशुओं की गणना ही देख लें तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। हिंदुस्तान की सरकार ये पशु की जनगणना भी एक सेंसस लाती है हर 5 साल में। तो अभी जो लेटेस्ट जो है ना लाइफ स्टॉक सेंसस जिसे कहते हैं, 19वां जो लाइफ स्टॉक सेंसस आया, उसको आप पढ़ के देख लीजिए। उसमें पूरे हिंदुस्तान का और राज्यों का, अलग अलग राज्यों का पूरा वो दिखाया दिया गया कि कितने कहाँ हैं और किस तरह के पशु कहाँ हैं वगैरह वगैरह। 95% तो गाय और भैंस हैं, उसके बाद बाकी पशु आते हैं। ये 95% इनकी संख्या देखें तो आप समझ जाएंगे कि कुछ चीज़ें जो कि नामुमकिन, जो कि हो ही नहीं सकती। लेकिन इसको लेकर जिस तरह का हिंदुस्तान में बवाल मचा, वो दादरी में अखलाक की जिस तरीके से, मतलब एक बुज़दिल तरीके से जो 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 उसको मार डाला गया, घर में घुसकर उसके मार डाला गया। ये मत समझिए कि केवल हिंदुस्तान तक है, इसकी आग जम्मू कश्मीर तक पहुंची, यहाँ तक कि वहाँ लिंचिंग भी हुई, लोगों की हत्याएं भी हुई यहाँ, और यहाँ तक कि असेंबली के फ्लोर में हमारे बहादुर बीजेपी के एमएलएस ने लोगों की पिटाई करी, अपने ही फेलो एमएलएस की पिटाई भी कर दी, है ना। ये सब हुआ और वहाँ ये सब सिलसिला चल रहा है। आपको ताज्जुब होगा ये समझकर कि ये डिस्टर्ब्ड एरिया है। डिस्टर्ब्ड एरिया होने का मतलब है कि ऐसा इलाका है जहाँ की सामान्य जिंदगी और सामान्य व्यवस्था कायम नहीं रह सकती, लिहाजा उसे डिस्टर्ब घोषित करने के बाद सेना अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाता है वहाँ उस स्थिति को काबू में लाने के लिए, ठीक है ना। यहाँ 2 सवाल आ जाते हैं, और ये सवाल मैंने ही नहीं उठाई है, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी इन सवालों को उठाकर हम लोगों की हौसला अफजाई करी है कि हम जो कह रहे थे वो सही है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी वो बात बता दी। 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ। पहली बात ये कि इसी जो डिस्टर्ब्ड एरिया है उसमें पिछले 2 सालों से 2.5 सालों से आरएसएस के लोगों को दशहरा के एक दिन पहले शस्त्र पूजा के नाम पर प्रदर्शन, बंदूक के साथ प्रदर्शन करने की इजाजत मिल चुकी। ये डिस्टर्ब्ड एरिया है। 1995-96 में विलेज डिफेंस कमिटीज का 2 इलाकों में गठन होता है, डोडा किश्तवाड़। 29,000 लोगों की भर्ती की जाती है, जिसमें कि 94% जो हैं वो हिंदू हैं जिन्हें बंदूक सौंपा जाता है। वो ये आज भी मौजूद है। अभी जून तक लोग यही कह रहे थे ना कि स्थिति सामान्य हो गई है, सुधर गए हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है सारा कश्मीर में, महबूबा से बड़े खुश हैं वगैरह 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 वगैरह। लेकिन इस सिलसिले को बंद नहीं किया, इसको और ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है। और हिंदुस्तान में जो भी होता है उसके कॉन्टेक्स्ट में कश्मीर को समझने की भी जरूरत है, क्योंकि उसका भी प्रभाव पड़ता है। कश्मीरी कोई पाकिस्तान की बात पर नहीं बरगलाए गए हैं। ये अगर बगावत पर उतरे हैं तो इसकी वजह है ये हमारे आरएसएस वालों का कमाल है, ये हमारे हुक्मरानों का कमाल है जो उन्होंने बगावत पर मजबूर किया है। तो अगर असली मुस्लिम कोई है तो ये हैं, पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान तो एक जो माहौल जो खराब हो गया है उसमें, मतलब वो कहते हैं ना बहती गंगा में वो भी हाथ धो रहा है, लेकिन बहने किसने दिया, बहाव किसका है? ये तो इन्हीं का है ना बनाया हुआ।
आप कश्मीरियों को गाली देते रहेंगे जम्मू कश्मीर में, आरएसएस को आप प्रोत्साहित करते रहेंगे कि वो इस तरह की कार्रवाई करते रहे, लोगों को बरगलाते रहे, उनको धमकी देते रहे। अरे यहाँ तो यहाँ वहां वो शख्स जिसके के खिलाफ 2008 में 2 लोगों की मौत का इल्जाम है और वो एब्सकॉन्डर है कानून की नजर में, आज मंत्रिमंडल का सदस्य है। बीजेपी पीडीपी की सरकार में मंत्रिमंडल का सदस्य है। ये केवल हिंदुस्तान में हो सकता है। और फिर हम कह भी सकते हैं कि हिंदुस्तान पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये कैसा लोकतंत्र है यार, जिसमें कानून व्यवस्था केवल एक ही तरफ अपने आप उसकी मार केवल एक ही तरफ पड़ती है, कभी सबके ऊपर नहीं पड़ती। ये कैसी कानून व्यवस्था है? ये कैसा लोकतंत्र है कि आप उनको परमिशन दे देते हैं शस्त्र लेकर अपनी शस्त्र पूजा के लिए निकले सड़कों पर और लोगों को धमकाएं, गंदी गंदी गालियां दें और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। और आप ये उम्मीद करके बैठते हैं कि लोग चुपचाप खामोश होकर घर में बैठे रहेंगे दुबक कर, कायर बनकर। ये नहीं हो रहा है, ये नहीं होने वाला है। ये नहीं हो सकता है। ज्यादा वक्त तक आप लोगों को डरा धमका कर आप भयभीत करके नहीं रख सकते हैं। कश्मीरियों ने कर दिखाया। 90 के दौर में कश्मीर डरते थे जब फौज, सेना और सैनिक बल पहुंचे और जिस तरह का उन्होंने आतंक फैलाया, 70,000 लोगों की मौत, 8 से 10,000 लोगों का गुमशुदा हो जाना, हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार और सामूहिक बलात्कार, मैसेकर्स, कस्टोडियल किलिंग्स, फेक एनकाउंटर्स, ये तमाम चीजें कश्मीर में जो हुई, उस वक्त लोग डरते थे। आज बड़ा से बड़ा स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट, जनरल, पुलिस अफसर ये मानने से इनकार नहीं करता है कि ये लोग बेखौफ हैं, इनमें डर नहीं है। आज मार मार कर इन्होंने जो सीखा है कश्मीरियों ने, वो डर पर भी काबू पा चुके हैं। तो आप डरा धरा कर लोगों को नहीं रख सकते हैं हमेशा के लिए। एक वक्त आता है जब लोग कहते हैं यार ये मारते रहेंगे हमें और हम मरते रहेंगे, इससे बेहतर है कि इनसे सामना करें। और जब सामना करने जाते हैं तब उन्हें पता लगता है कि वो जिस डर के ऊपर उनका कंट्रोल हो गया है, काबू हो गया है, उससे वो सामने वाला परेशान हो रहा है। आज वो डर रहा है। खौफ इस बात का है, इस बात से नहीं है कि 150 है मिलिटेंट्स, उन्हें डर इस बात का है कि आज लाखों, कई दसों लाख लोग इस मुहिम में शामिल हैं। ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के पीछे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लोग स्वेच्छा से वो कैलेंडर अख्तियार कर रहे हैं। पुलिस कर्फ्यू हटा देती है, फिर भी लोग नहीं मानते उनकी बात। वो वही बात मानते हैं जो कि उनके अपने लोगों के भीतर से उभर कर आ रही है। इसीलिए 100 दिन तक चलता रहा है, उसे कुचल नहीं सके। खौफ नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी एक वाक्य अभी हाल में हुआ, उसका एक वो देना चाहता हूँ। हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह, उनको बोलने की बड़ी आदत है, उल्टी सीधी जो भी उनके मुंह में आती है बोल देते हैं, और झूठ कहना तो उनकी आदत सी बन गई है। लेकिन ये तो आरएसएस की निशानी है, तो इसलिए इसमें परवाह करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आरएसएस के मुंह से तो झूठ ही निकलता है। उन्होंने 4 यहाँ के मौलवियों को इकट्ठा किया, बड़े बड़े आलिमों को इकट्ठा करके उन्होंने कहा कि हम आपको कश्मीर भेज रहे हैं, आप जाके उनसे बात करके लाइए और वहाँ के जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनको समझाइए कि वो भी अपने लोगों को समझाए रास्ता छोड़ने का। तो वो चारों लोग जब लौट कर आते हैं तो वो कहते हैं यार वो तो पूरे सपोर्टर्स बनकर आए हैं इस आंदोलन के,
उन लोगों के समर्थक बनकर आ गए। तो मैं तो राजनाथ सिंह को कहूंगा और लोगों को भेजो यार, सारे हिंदुस्तानियों के एक एक करके आप भेजने का प्रबंध करिए, जैसे कि और से ज्यादा तादाद में लोग कश्मीर जाएं। आप भेजिए अपने खर्चे पर, पैसा तो इनके पास पड़ा हुआ है अनाप शनाप करने के लिए, तो भेजिए हिंदुस्तानियों को, टीम बनाकर भेजिए। वो लौट कर सच्ची बात जानकर जब आएंगे तो कश्मीरियों के पक्ष में बात रखेंगे। और वो बड़े ताज्जुब में थे कि यार जो वहां के युवा और खास करके जो यंग विमेन हैं, उनके आर्टिकुलेशन, उनकी बातचीत से वो इतने प्रभावित हुए। वो कहते हैं ना, मंत्र मुग्ध हो जाना, मंत्र मुग्ध होकर लौटे हैं। यार क्या सोच है उनकी, क्या बात करने की, मतलब बात कहने की, बहस करने की और अपने तथ्यों को पेश करने की क्या अच्छी पकड़ है उनकी। कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर लोग जाएंगे और सच्चाई को खुद देखेंगे और अगर विवेक होगा उनके पास तो जरूर बदलेंगे। उनमें थोड़ी भी अगर सच्चाई और ईमानदारी है उनके दिल में तो वो जरूर बदलेंगे। ये नहीं करेंगे नहीं। काश ये भी करने लगते कि 10,000 आप युवाओं को हिंदुस्तान से भेज दें, उसमें कुछ इन बजरंग दलियों को भी शायद वो भी बदल कर आ जाएंगे। हाँ, ये डर है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो बदल कर आएंगे। जब वो खुद देखेंगे, लोग खुद बदल कर आएंगे। यही असलियत जो है, इस बात से हमें जानबूझ के नावाकिफ रखा जा रहा है, जानबूझकर। क्योंकि अगर हम सच्चाई समझ लेंगे तो हम कश्मीरियों के साथ खड़े हो जाएंगे। इस बात से भी वो डरते हैं। दूसरी बात, जब मैं सेना की बात, अपने आरएसएस और इन लोगों की बात कर रहा था, एक चीज और भी हमें समझने की जरूरत है। कश्मीरी जो मांग उठा रहे हैं, हिंदुस्तानियों को वो गले से नहीं उतरता। कोई हिंदुस्तान से अलग होने की बात करे, बचपन से जिन्हें सिखाया गया कि हिंदुस्तान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, वो गले से नहीं उतरता। बहुत सारे लोग हैं उनको कि लगता है यार, इस बात से उन्हें इत्तेफाक नहीं होता, उन्हें डर लगता है। लेकिन ये डर की वजह भी उनकी खुद की बनाई हुई है। आप कोई डेमोक्रेटिक सॉल्यूशन दे नहीं सकते उन्हें। राजनीतिक समाधान की तरफ आप कोई कदम उठाने के लायक नहीं है। और आरएसएस से कोई उम्मीद करना, मतलब कुत्ते की दम सीधी होती है क्या कभी, उसके बराबर है। तो उनसे उम्मीद करना कि उनमें अकल आ जाएगी, वो कोई राजनीतिक समाधान की तरफ कदम बढ़ाएंगे, इस बात पर भी नहीं। लेकिन ये हमें समझने की जरूरत है कि अगर हम लोग ये सोचते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि सब तैयार हो जाए और खड़े हो जाएं, उनके राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन या आत्मनिर्णय का जो उनकी मांग है, बुनियादी मांग है। लेकिन अगर हम एक शांतिपूर्ण डेमोक्रेटिक सॉल्यूशन चाहते हैं तो फिर हम क्या दे सकते हैं उन्हें। स्वायत्ता का तो आपने बंडा, मतलब वो उसका तो बैंड बज चुका है, उसमें तो कुछ है नहीं। अगर आप ये सोचते हैं कि कश्मीरियों को ये कहकर कि हम आपको 1947 वाली स्वायत्ता वापस दे देंगे, जैसे कि चिदम्बरम साहब ने अपने जुलाई के लेख में लिखा था, और उसके बाद उनको बड़े डंडे पड़े थे। और चिदम्बरम तो बड़े देशभक्त हैं यार, हम लोग तो देशद्रोही हैं, वो तो देशभक्त था। उसी ने जब केवल 1947 की बात दोहरा दी तो उसको डंडे पड़ गए थे। पर मान लीजिए कि वो उसकी भी बात करते हैं, तो आप कैसे यकीन दिलाएंगे कश्मीरियों को कि आप वो दोहराएंगे नहीं जो कि उनके साथ वो भुगत चुके हैं। भाई आपके तो वो संविधान का हिस्सा था। यहाँ तो ये संविधान की दुहाई देते हैं कि संविधान के दायरे में ही होना चाहिए, जैसे इनको संविधान से बड़ा प्रेम है। संविधान तो पढ़ा भी नहीं होगा, इनमें अकल ही नहीं है। हमारे तो नेहरू जी ने जब फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में पास किया था, तब इन्होंने लोगों को पहले ही चेताया था कि आप संविधान को किसी
क्या कहते हैं, एक धार्मिक ग्रंथ के समान न लें। अगर इसको बदलना पड़े तो इसको बदलना चाहिए, है ना। ये तो हमारे नेहरू जी कह गए थे 1951 में, जब उन्होंने पहला फर्स्ट अमेंडमेंट मूव किया था, जिसमें हमारे जितने अधिकार हैं, बुनियादी आजादियां हैं, वो कुंठित करी गई थी। यही बात कहकर, खैर, तो संविधान के दायरे की जो बात करते हैं, तो जिस संविधान में आपने स्वायत्ता आर्टिकल 370 जिसमें दर्ज है, उसको तो आपने खोखला कर दिया, जैसे हमारे गुलजारीलाल नंदा ने ऐलान किया था संसद में, उसको तो खोखला कर दिया था 64 को। तो आप कैसे यकीन दिलाएंगे कि अब की बार जो होगा संविधान के दायरे में, उस पर वो भरोसा कर लें, खास करके उस स्थिति में जो उनको भुगतना पड़ा है पिछले 68 साल में। तो फिर आपके पास देने को क्या है क्या? हमारे पास कुछ देने को कुछ नहीं है, ठेंगा। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज हिंदुस्तान के हुक्मरान, उनके जो दानिश्वर हैं, उनके जो चमचे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं, उनके पास भी कश्मीर के लिए कोई संविधान के दायरे में रहकर कोई भी समाधान उनके लिए